नमस्कार। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा दौर, सोचिए, सिर्फ 30 साल, लेकिन उसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। एक ऐसा साम्राज्य जो बिजली की तेजी से अपने शिखर पर पहुंचा और फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और यही बात तो खिलजी वंश को इतना दिलचस्प बनाती है ना? एक तरफ देखिए तो इनकी ताकत, इनका विस्तार बेमिसाल था, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा दौर चला सिर्फ 30 साल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे कोई वंश इतनी तेजी से आसमान छूता है और उतनी ही तेजी से जमीन पर आ गिरता है? तो इस पूरी कहानी में ना 4 मेन एक्टर्स हैं, कह सकते हैं। शुरुआत होती है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी से। फिर आता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का जमाना, जो कि इस वंश का शिखर था। और फिर 1316 के बाद मुबारक शाह और खुसरो खान के साथ इसका तेजी से पतन हो जाता है। चलिए, इस सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस खिलजी वंश की नींव आखिर रखी कैसे गई? इसकी शुरुआत एक ऐसे शासक ने की थी जिसका स्वभाव आप देखेंगे उसके बाद आने वालों से बिल्कुल अलग था। मिलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। ये थे इस वंश के संस्थापक, जिनका ओरिजिन तुर्क अफगान था। लेकिन जानते हैं इनकी सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इनका स्वभाव। इतिहास बताता है कि वो काफी उदार और दयालु किस्म के शासक थे, पर शायद यही उनकी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि तुर्क अमीरों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और कहानी का अंत काफी दुखद है। 1296 में उनके ही भतीजे अलाउद्दीन ने उनकी हत्या कर दी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब शुरू होता है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे मशहूर दौर। एक ऐसे शासक का दौर जिसने सचमुच सल्तनत का नक्शा ही बदल डाला। अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम ही काफी है ना? ये नाम खिलजी वंश की पहचान बन गया। वो सिर्फ इस वंश का ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक था। और कहते हैं उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। उसने एक के बाद एक लगातार हमले किए। उत्तर भारत के बड़े बड़े किले एक एक कर उसके सामने घुटने टेकते गए। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, इन सभी ताकतवर राज्यों को जीतकर उसने पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहरा दिया। लेकिन अलाउद्दीन की नजरें सिर्फ उत्तर पर नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर को एक मिशन पर भेजा, दक्षिण भारत। और मलिक काफूर ने जो कर दिखाया वो कमाल था। वो वहां से इतनी दौलत लेकर लौटा जितनी सल्तनत ने शायद पहले कभी देखी भी नहीं थी। पर देखिए, जीतना एक बात है और इतने बड़े साम्राज्य को संभालना बिल्कुल दूसरी। ये था असली चुनौती। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन ने ये किया कैसे। जरा सोचिए इस बारे में। एक एकदम नया और विशाल साम्राज्य जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग इलाके हैं। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? अलाउद्दीन के पास इसका जवाब था। और जवाब क्या था? कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सबसे पहले बात करते हैं उसके बाजार सुधारों की। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम सरकार तय करती थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? मकसद साफ था, चीजें सस्ती रहें, बाजार में स्टेबिलिटी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इतनी बड़ी सेना को कम सैलरी में भी मेंटेन किया जा सके। और ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं था, इसे बहुत सख्ती से लागू किया गया। अनाज हो, कपड़ा हो, यहां तक कि सेना के लिए घोड़े, सबकी कीमतें फिक्स कर दी गई थीं। किसी की मजाल नहीं थी कि तय दाम से एक पैसा भी ज्यादा ले ले। अब आते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स पर। अलाउद्दीन ने एक परमानेंट, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। और सबसे बड़ी बात, सैनिकों को सैलरी सीधे खजाने से कैश में मिलती थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब सैनिक किसी जागीरदार के नहीं, बल्कि सीधे सुल्तान के वफादार थे। अब इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए भी उसने 2 बड़े अनोखे सिस्टम बनाए, दाग और हुलिया। दाग सिस्टम में घोड़ों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि कोई धोखे से अच्छा घोड़ा हटाकर कमजोर घोड़ा न रख दे। और हुलिया में हर सैनिक का पूरा हुलिया, मतलब एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड, बनाया जाता था। सोचिए उस जमाने में कितना सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला? एक बेहद ताकतवर और डिसिप्लिन्ड आर्मी। और इसी आर्मी के दम पर उसने दिल्ली सल्तनत को उस दौर के सबसे बड़े खतरे यानी मंगोलों के हमलों से एक नहीं बल्कि कई बार बचाया। लेकिन कहते हैं ना, जो साम्राज्य एक इंसान के दम पर खड़ा होता है वो अक्सर उसी के जाने के बाद कमजोर पड़ जाता है।
तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन के बाद इस सल्तनत का क्या हश्र हुआ। अब गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और उसने आते ही क्या किया, अपने पिता के बनाए सारे सख्त कानून खत्म कर दिए। वो एक बेहद कमजोर और ऐशो आराम में डूबा रहने वाला शासक निकला, और नतीजा वही हुआ जो होना था। उसके ही एक मंत्री खुसरो खान ने उसकी भी हत्या कर दी। अब खिलजी वंश का आखिरी शासक था खुसरो खान, लेकिन वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बस कुछ ही महीनों के अंदर 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने उसे हरा दिया और तुगलक वंश की शुरुआत की। और बस इसी के साथ सिर्फ 30 साल के एक तूफानी सफर के बाद खिलजी वंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो सवाल यह है कि इतना तेज पतन हुआ क्यों? अगर हम देखें तो 4 बड़ी वजहें नजर आती हैं। 1, गद्दी के लिए लगातार लड़ाई। 2, अलाउद्दीन के बाद कमजोर शासकों का आना। 3, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिखर गया। और 4, अमीरों और सैनिकों में असंतोष बहुत बढ़ गया था। तो भले ये वंश सिर्फ 30 साल चला, लेकिन इतिहास पर इसकी छाप बहुत गहरी है। सिर्फ 30 साल, सोचिए, ये नंबर हमें यही याद दिलाता है कि सत्ता का खेल कितनी जल्दी बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को समेट लेते हैं। शुरुआत हुई 1290 में जलालुद्दीन खिलजी से, फिर आया अलाउद्दीन खिलजी का दौर जो इस वंश का गोल्डन पीरियड था, और अंत हुआ 1320 में। मतलब सिर्फ 3 दशकों में सत्ता का पूरा पहिया घूम गया। एक बात तो तय है, खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत को बहुत मजबूती दी। खासकर अलाउद्दीन के जो आर्थिक और सैन्य सुधार थे, उन्हें आज भी इतिहास में बहुत अहमियत दी जाती है। उसने न सिर्फ सल्तनत को बचाया, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर भी पहुंचाया। और अब जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलाउद्दीन की अपनी महानता, उसका जबरदस्त कंट्रोल ही खिलजी वंश के तेजी से पतन का कारण बना? क्या उसके जाने के बाद कोई उस सिस्टम को संभाल ही नहीं पाया? इस पर सोचिएगा जरूर।